मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आप सबका स्वागत करता हूं। मनुष्य के जीवन की तरह ध्वनियाँ भी परिवर्तनशील होती हैं। जैसे मनुष्य के जीवन में विकास होता है, ठीक वैसे ही ध्वनियों के जीवन में भी यह विकास क्रम दृष्टिगोचर होता है। भाषा को अपने रूप में सुरक्षित रखने के लिए भी कई कारक जिम्मेदार होते हैं और भाषा में परिवर्तन लाने के पीछे भी कई कारक जिम्मेदार होते हैं। पिछली चर्चा में ध्वनि परिवर्तन के कारणों पर चर्चा हुई थी और जैसा तय पाया गया था कि अगली चर्चा ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं पर केंद्रित होगी, तो आज हम लोग इसी प्रकरण पर थोड़ी चर्चा करेंगे। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातकोत्तर हिंदी के सेमेस्टर 1 के प्रथम पत्र में यह प्रकरण पढ़ना भी है। इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रश्नों की भाषा अलग अलग हो सकती है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वनि परिवर्तन के स्वरूप व उसकी दिशाएं बतलाइए। ध्वनि परिवर्तन के नियम क्या हैं? इन नियमों को सोदाहरण स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता है। ध्वनि परिवर्तन के रूप की विवेचना से संबंधित प्रश्न आ सकता है। यह कहा जा सकता है कि ध्वनि विकार से आप क्या समझते हैं? ध्वनि विकारों के सामान्य भेदों का उल्लेख कीजिए। और एक लघु प्रश्न भी इससे बनता है कि जो कारण, जो दिशाएं इसमें आएंगी ध्वनि परिवर्तन की, उस पर छोटी छोटी टिप्पणियां भी पूछी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए ध्वनि परिवर्तन की एक दिशा है लोप, तो आपसे लोप पर टिप्पणी करने के लिए कहा जा सकता है। तो बहरहाल प्रश्न का स्वरूप चाहे जो भी हो, आज हम लोग ध्वनि परिवर्तन के रूप या उसकी दिशाओं पर चर्चा करेंगे। ध्वनियों में जो यह परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले परिवर्तन को हम लोग स्वयंभू परिवर्तन के नाम से जानते हैं। स्वयंभू अर्थात स्वाभाविक। ये परिवर्तन भाषा में अपने आप हो जाते हैं। कई बार शब्दों में अनुनासिकता अपने आप आ जाती है और कुछ परिवर्तन होते हैं जो बाह्य प्रभावों के कारण आते हैं। इन बाहरी कारकों के आधार पर जो परिवर्तन होते हैं उन्हें परोधभूत परिवर्तन कहते हैं। इसके लिए किसी विशेष अवस्था या परिस्थिति जिम्मेदार होती है। तो हम लोग ध्वनि परिवर्तन की जिन दिशाओं की चर्चा करेंगे, वो परिवर्तन परोधभूत परिवर्तन के आधार पर निर्धारित होते हैं, अर्थात बाहरी कारकों के कारण ये परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। तो ध्वनि परिवर्तन की दिशा में जो पहला बिंदु आता है, जो पहली प्रमुख दिशा आती है, वह है ध्वनि परिवर्तन की में लोप हो जाना।
ध्वनियों में लोप होना। यदि कोई वस्तु हमारे पास है तो खर्च करते करते स्वाभाविक है कि उसमें कुछ लोप होता है, कुछ समाप्त होती है वह चीज। ठीक ऐसे ही बोलने के क्रम में भी कुछ ध्वनियों का लोप हो जाता है। मनुष्य मुख सुख चाहता है, जैसे जीवन की हर दिशा में हम सुख चाहते हैं, वैसे ही बोलने के क्रम में भी हम सुख प्राप्त करने के आकांक्षी होते हैं, कम प्रयत्न करना चाहते हैं, कम समय लगाना चाहते हैं, शीघ्र अपनी बात को कह देना चाहते हैं। तो मुख सुख के कारण या उच्चारण में शीघ्रता के कारण अथवा स्वराघात के कारण, किसी विशेष स्वर पर बोलने के क्रम में जो बल देते हैं, उनके कारण ध्वनियों का लोप होता है। शब्दों की कुछ ध्वनियां लुप्त हो जाती हैं। यह लोप 3 प्रकार का होता है। कभी किसी विशेष शब्द के स्वर का लोप होता है तो उसे स्वर लोप कहते हैं। व्यंजन का लोप होता है तो व्यंजन लोप, अक्षर का लोप होता है तो अक्षर लोप। तो तात्पर्य यह कि ध्वनि परिवर्तन की जिस पहली दिशा लोप की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उस लोप के 3 भेद किए जा सकते हैं: स्वर लोप, व्यंजन लोप, अक्षर लोप। अब इसमें सबसे पहले स्वर लोप के कुछ उदाहरण देखें। अब इस स्वर लोप को अगर हम देखें तो किसी शब्द में स्वर की स्थिति 3 प्रकार की हो सकती है। या तो वह शब्द के सबसे पहले आ जाए, शब्द का प्रारंभ ही स्वर से हो। आदि का अर्थ है प्रारंभ, शुरुआत। तो सबसे पहला स्वर आया और वही लुप्त हो गया तो उसे कहेंगे आदि स्वर लोप। इसके उदाहरण के रूप में कुछ शब्दों को देख लिया जाए। जैसे एक शब्द है अनाज। अनाज में जो पहला स्वर है अ, वह बोलने के क्रम में कभी कभी लुप्त हो जाता है और नाज शब्द उच्चारित होता है। उसी प्रकार अगर का पहला स्वर है अ और हम बहुधा गर का इस्तेमाल करते हैं। घर आप आएंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा। अहाता, इसमें भी जो पहला स्वर है अ वह लुप्त हो जाता है और हाता शब्द चल पड़ता है। अफसाना, कई गीतों में भी आपने इस शब्द का प्रयोग सुना होगा। अफसाना में जो अ है लुप्त हो गया और हम उसके फसाने की चर्चा करने लगे। इस प्रकार यदि आदि स्वर लुप्त होता है तो उसे हम आदि स्वर लोप के अंतर्गत रखते हैं। शब्द में स्वर आने की दूसरी स्थिति हो सकती है कि बीच में आए, मध्य स्वर लोप। यदि बीच में स्वर आया, शब्द के बीच में कोई स्वर है और वह लुप्त हो जाए
तो इसे हम मध्य स्वर लोप कहते हैं। उदाहरण के रूप में नरक, इसमें आप जानते हैं कि र में अ स्वर मिला हुआ है। बोलने के क्रम में यही नरक शब्द नर्क हो जाता है। उल्टा शब्द पूरी तरह उलटता तो नहीं, बीच का अ लुप्त हो जाता है और उल्टा हो जाता है। अर्थी अर्थी में परिवर्तित हो जाता है। बर्तन बर्तन में परिवर्तित हो जाता है। यहां तक कि अंग्रेजी का जो डू नॉट शब्द है वह भी बोलने के क्रम में हम डोंट, NOT का जो ओ स्वर है वह लुप्त हो गया। डू नॉट परिवर्तित हो गया डोंट, कैन नॉट, कांट। इस प्रकार कई उदाहरण मिलते हैं जहां यह मध्य स्वर लोप देखा जा सकता है। और स्वाभाविक है कि हमने स्वर के प्रारंभिक स्वरूप की चर्चा की। जब स्वर पहले आए, आदि स्वर लोप, स्वर बीच में आए और वह लुप्त हो जाए, मध्य स्वर लोप। और एक तीसरी स्थिति बन सकती है कि शब्द के अंत में स्वर आए और वहां लुप्त हो जाए। शब्द के अंतिम में स्वर की स्थिति हो और फिर उच्चारण के क्रम में वह स्वर लुप्त हो, उसे अंत्य स्वर लोप कहते हैं। हिंदी लेखन में इसका प्रयोग कम है, परंतु हम आजकल जैसे उच्चारण कर रहे हैं वैसे शब्दों का रूप अधिकतर व्यंजनांत होता जा रहा है। और कुछ उदाहरण संस्कृत से आगत शब्दों में दिखते हैं, जैसे आम्र परिवर्तित हो जाता है आम में, दूर्वा दीर्घ स्वर आ लुप्त हो गया और शब्द बन गया दूब। इस प्रकार पहली दिशा ध्वनि परिवर्तन की हमने देखी, लोप, जिसके 3 भेद थे, आदि स्वर लोप, मध्य स्वर लोप, अंत्य स्वर लोप। यह तो हमने स्वर लोप की चर्चा की। अब इस लोप का दूसरा भेद है व्यंजन लोप। पुनः दोहरा दूं कि लोप के 3 भेद, स्वर लोप, व्यंजन लोप, अक्षर लोप। फिर स्वर लोप की 3 स्थितियां थीं, आदि स्वर लोप, मध्य स्वर लोप, अंत्य स्वर लोप। उसी प्रकार व्यंजन लोप में भी 3 भेद किए जाते हैं। स्वाभाविक है कि व्यंजन की भी 3 स्थितियां किसी शब्द में हो सकती हैं। या तो वह व्यंजन शुरू में आए, वह लुप्त हो जाए, आदि व्यंजन लोप होगा। इसमें भी मुख सुख, शीघ्रता, स्वराघात आदि कारक जिम्मेदार होते हैं। तो आदि व्यंजन लोप का उदाहरण यदि हम देखें तो एक शब्द था स्थाली। इसमें जो शुरुआती व्यंजन है स, वह कालक्रम में लुप्त हो गया और आज हम थाली शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। उसी प्रकार
श्मशान, इसका जो शुरुआती श है वह लुप्त हो गया और शब्द बन गया मसान। मसान नाम की एक फिल्म भी आई थी, आपने देखी होगी। ऐसा ही एक उदाहरण है स्कंध, परिवर्तित हो गया कंधा। स्नेह परिवर्तित हो गया नेह, अर्थ वही है, केवल आदि व्यंजन लोप होता चला गया। उसी प्रकार अंग्रेजी के भी एक शब्द देखें, नाइफ, KNIFE, पर उच्चारित होता है नाइफ, के का उच्चारण नहीं करते, जो पहला व्यंजन है। तो ये कुछ आदि व्यंजन लोप के उदाहरण हो गए। अब व्यंजन शब्द के बीच में आकर आ सकता है और लुप्त हो सकता है। इसे कहेंगे मध्य व्यंजन लोप। प्राकृत भाषा की यह प्रमुख विशेषता थी। वहां बहुधा इस प्रकार के शब्द मिलते हैं। संस्कृत से जो शब्द हिंदी में आए, और यह देखा गया है कि उन शब्दों के मध्य में यदि क, ग, च, ज, त, द, न, प, फ, य, र, ल, व, श या विसर्ग आए तो हिंदी में आकर ये प्रायः लुप्त हो जाते हैं। मैं पिछली चर्चा की एक बात दोहरा दूं कि ध्वनि परिवर्तन में देखा गया है कि कोई आवश्यक नहीं कि कोई का परिवर्तन यदि एक शब्द में हुआ है, एक स्थिति में हुआ है, तो वह स्थिति जब भी आएगी तो हर शब्द उसी प्रकार परिवर्तित होगा, यह कोई आवश्यक नहीं है। शब्द में परिवर्तन हो जाता है और भाषा विज्ञान के अध्येता उन हो चुके परिवर्तनों के आधार पर उसका अध्ययन करते हैं। तो मध्य व्यंजन लोप की चर्चा हो रही थी कि बीच में कोई व्यंजन आए और वह उच्चारण के क्रम में लुप्त हो जाए तो उसे मध्य व्यंजन लोप कहते हैं। एक उदाहरण देखें। एक शब्द था चिक्कण, बीच में दो क ध्वनि है, एक क लुप्त हो गया और यह शब्द बन गया चिकना। होते होते यह चिक्कण शब्द थोड़ा चिकना हो गया और परिवर्तित होकर बन गया चिकना। कुक्कुर शब्द है, स्वाभाविक है कि बोलने में थोड़ा कठिन है तो परिवर्तित हो गया कुकर। कोकिल, कोकिल का पहला क तो रहा को, पर बीच का जो क है वह लुप्त हो गया, बन गया कोयल। दुग्ध, बीच का ग लुप्त हो गया और आसानी से हम लोग प्रयोग करने लगे दूध। सूची, सुई। लज्जा, लाज। इसी प्रकार कार्तिक शब्द परिवर्तित हो गया कार्तिक, बीच का र लुप्त हो गया। तो ऐसे परिवर्तनों को हम मध्य व्यंजन लोप कहते हैं। और अब व्यंजन लोप में आखिरी है अंत व्यंजन लोप। इसके उदाहरण कम मिलते हैं।
बहुत कम भाषाओं में इसके उदाहरण भाषाविदों ने देखे हैं। जैसे अंग्रेजी का एक शब्द है वाटर, WATER, पर इसमें अंत में जो आर ध्वनि है उसका उच्चारण नहीं करते हैं। फादम, ऐसा ही है, FATHER, अंत में जो आर ध्वनि है, र ध्वनि, उसका उच्चारण नहीं होता। संस्कृत का शब्द था पश्चात, यह प्राकृत भाषा में पश्चात के रूप में प्रयुक्त होने लगा। तो अंत व्यंजन लोप के ये कुछ उदाहरण थे। अब हम लोप के विपरीत एक स्थिति है आगम, उसकी चर्चा करेंगे। जैसे कोई चीज खर्च हो सकती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी कोई चीज आ भी सकती है। यदि पहले से कुछ था, वह समाप्त हो गया तो उसे लोप कहते हैं। तो जो चीज नहीं थी वह आ गई, उसे आगम कहते हैं। तो दूसरी दिशा है आगम। लोप का ठीक उल्टा आगम, इसमें भी उच्चारण की सुविधा के लिए कोई नई ध्वनि आ जाती है। स्वर और व्यंजन दोनों का आगम हो सकता है। और जैसा हमने देखा था कि भाई आदि स्वर लोप, मध्य स्वर लोप, अंत्य स्वर लोप, आदि व्यंजन लोप, मध्य व्यंजन लोप, अंत्य व्यंजन लोप, उसी प्रकार आदि, मध्य और अंत के आधार पर इसके भी भेद किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वरागम, किसी शब्द में स्वर का आ जाना। और उसी प्रकार स्वरागम की भी तीन स्थितियां, आदि स्वरागम, मध्य स्वरागम, अंत स्वरागम। अब तक यह स्पष्ट हो गया होगा कि शब्द के आरंभ में कोई स्वर आ जाए तो उसे आदि स्वरागम कहेंगे। और शब्द के आरंभ में प्रायः ह्रस्व स्वर आता है। कुछ उदाहरण देखें। स्कूल, उच्चारण की सुविधा के लिए स्कूल शब्द स्कूल की तरह प्रयुक्त होने लगता है, यानी ई स्वर आदि में आकर अवस्थित हो जाता है। स्तुति, उच्चारण की सुविधा के लिए स्तुति इस प्रकार प्रयोग करने लगते हैं। तो कई शब्द ऐसे दिखते हैं जिनमें यह आदि स्वरागम होता है। उसी प्रकार मध्य स्वरागम, अज्ञान के कारण, आलस्य के कारण या बोलने की सुविधा के लिए कभी कभी शब्द बीच में आ जाते हैं। शब्द के बीच में कोई स्वर आ जाता है, उसे हम मध्य स्वरागम कहते हैं। जैसे एक शब्द है प्रकार, पर प्रकार बोलने में थोड़ी जिह्वा को कठिनाई होती है, तो सुविधा के लिए प्रकार शब्द परकार में बदल जाता है। पूर्व, बीच में और स्वर आ गया और पूर्व शब्द परिवर्तित हो गया पूरब। प्रसाद,
अब प्रसाद बहुत अच्छा हो, फिर भी बोलने में इतनी कठिनाई है कि कुछ लोग पंक्ति में पीछे हट जाएं। तो सुविधा के लिए प्रसाद शब्द में औ आ जाता है और प्रसाद। संस्कृत के कई शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में आते हैं जब, तो उनमें प्रायः अ, ई या ऊ स्वर का आगम होता है। एक उदाहरण देखें, कर्म। कर्म शब्द तत्सम है, मूलतः संस्कृत का शब्द है। हिंदी में जब इसका तद्भव रूपांतरण हुआ तो बीच में स्वर आ गया और कर्म शब्द बन गया काम। मिश्र शब्द परिवर्तित हो जाता है मिसिर। स्मरण, स्मरण शब्द बन जाता है सुमिरन। वक बगुला में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कुछ मध्य स्वरागम के उदाहरण थे जिनमें स्वर आता है पर बीच में, और जब शब्द के अंत में स्वर आ जाए तो उसको कहते हैं अंत स्वरागम। संस्कृत शब्दों का जो हिंदी रूपांतरण होता है उनमें प्रायः आ अथवा उ का आगम हो जाता है, या फिर जब हम लोग स्नेह से, लाड़ से बोलते हैं उसमें भी हम लोग अंत में स्वर का आगम कर देते हैं। जैसे गल शब्द है, गल परिवर्तित हो गया गला। जी, जीव। इस प्रकार कई शब्द ऐसे आते हैं जिनमें यह स्वरागम दिखता है। तो स्वरागम के अंतर्गत हमने 3 स्थितियों का अध्ययन किया: आदि स्वरागम, मध्य स्वरागम, अंत स्वरागम। जैसे स्वर का आगम होता है वैसे व्यंजनों का भी आगम होता है। जिस प्रकार स्वर 3 दशाओं में आ सकता था, उसी प्रकार व्यंजनों का आगम भी 3 स्थितियों में होता है: आदि व्यंजनागम, मध्य व्यंजनागम, अंत व्यंजनागम। आदि व्यंजनागम को हम पहले देखें। शब्द के पहले यदि व्यंजन का आगमन हो गया उसको कहेंगे आदि व्यंजनागम। यद्यपि इसके उदाहरण कम मिलते हैं। जैसे एक शब्द है ओष्ठ, इसमें ह व्यंजन आ गया शुरू में, तो यह होठ के रूप में उच्चारित होने लगा। उसी प्रकार अस्थि, ह व्यंजन यहां भी आ गया और बन गया हड्डी। तो इस प्रकार की स्थितियों में हम कहेंगे कि यह आदि व्यंजनागम का उदाहरण है। अब दूसरी स्थिति है मध्य व्यंजनागम। इसके यथेष्ट उदाहरण मिलते हैं। बोलने के क्रम में अक्सर ही शब्द के बीच में व्यंजन आ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आपने जेल की जगह जेहल शब्द सुना होगा। ये और कुछ नहीं, बोलने की सुविधा के लिए मध्य व्यंजनागम का उदाहरण है। एक शब्द है वानर। वानर शब्द में बीच में द का आगम हो गया और बन गया बंदर। समन, सम्मन। पण,
प्रण। इस प्रकार मध्य व्यंजनागम के कई उदाहरण मिलते हैं। शब्द के अंत में भी व्यंजन बहुधा आता है। अंत में यदि व्यंजन का आगम होगा तो उसे अंत व्यंजनागम की श्रेणी में रखेंगे। चील शब्द है, अंत में ह आ गया और उच्चारित होने लगा चील है। शब्द है भौं, पर हो सकता है बोलने के क्रम में स्थिति स्पष्ट नहीं होती हो, तो सुविधा के लिए उच्चारित होने लगा भौं। परवा, परवाह। एक शब्द है अंक। अंक में अड़ का आगम होता है, बन जाता है आंकड़ा। नए नए शब्द बनते भी हैं इस तरह से। तो इस प्रकार व्यंजनों का आगम होता है। अब अगले चरण पर चलें तो एक कारण होता है अनुनासिकता। एक ध्वनि परिवर्तन की एक दिशा होती है, कारण नहीं। कारणों की चर्चा तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ध्वनि परिवर्तन की एक दिशा होती है अनुनासिकता। यह दो प्रकार से आ सकती है, या तो वक्ताजन्य होगी, उच्चारण करने वाले के कारण यह अनुनासिकता आ जाती है। संस्कृत का शब्द है अश्रु। यह प्राकृत अपभ्रंश के रास्ते हिंदी में आते आते हो गया आंसू। और ध्वनि परिवेश के कारण भी बदलती है। उत्तर भारत में हम उच्चारण करते हैं मीरा, पर राजस्थान में यह उच्चारण होता है मीरा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। वहां कई शब्दों में आप देखेंगे कि यह अनुनासिकता आ जाती है। राम शब्द है, यह परिवर्तित हो जाएगा राम। पान, पाण। इस प्रकार यह अनुनासिकता दिखती है। अब एक अगली दिशा देखें जो है विपर्यय। इसके भी कई उदाहरण आपने अपने सामान्य जीवन में अनुभव किए होंगे। इसमें विपर्यय हो जाता है, अर्थात किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। स्वाभाविक है कि यदि स्वर एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित हो जाएगा तो कहेंगे स्वर विपर्यय हुआ। व्यंजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा तो कहेंगे व्यंजन विपर्यय हुआ। तो हम पहले स्वर विपर्यय का उदाहरण देखते हैं। एक शब्द है उल्का। उल्का में क्या हुआ है? उ पहले है, इसकी स्थिति विपरीत हो गई, यह परिवर्तित हो गया लूका। न लुप्त हुआ न इसका आगम हुआ, केवल जगह बदल ली गई। जानवर, जो आ स्वर ज में था वह चला गया न में और बन गया जनावर। अंगुली,
ग में जो ऊ स्वर था वह चला गया अ में और बन गया उंगली, और अभी ऊ में परिवर्तित होता है। एक शब्द में कई दिशाएं एक साथ देखी जा सकती हैं। तो ये कुछ स्वर विपर्य के उदाहरण थे। व्यंजन विपर्य होता है, और लिखने के क्रम में प्रायः यह गलती होती है जाने अनजाने। शब्द का मानक रूप है चिन्ह, पर हम बोलते हैं चिन्ह, और बोलते बोलते तो अब कई बार लिखने में भी यह गलती प्रायः दृष्टिगोचर होती है। आप छात्रों से अनुरोध है कि यह गलती न दोहराएं। शुद्ध रूप है चिन्ह। यद्यपि भाषा विज्ञान में शुद्धता अशुद्धता का प्रश्न नहीं उठता है। शुद्धता अशुद्धता का प्रश्न व्याकरण उठाता है। भाषा विज्ञान तो समाज को देखता है। समाज में जो शब्द जिस रूप में परिवर्तित हो रहा है वह भाषा विज्ञान में अध्ययन का विषय है। शुद्धता अशुद्धता का प्रश्न व्याकरण की दिशा से उठता है। उसी प्रकार यह भी गलती देखी जाती है लिखने में आजकल। ब्राह्मण ब्राह्मण के रूप में उच्चारित होता है। अक्षर विपर्य के उदाहरण हैं मतलब या मतबल बोलने लगते हैं, लखनऊ नखलऊ, पहुंचना चहुपना, कई बार आपने ये सुना होगा। तो इस प्रकार हमने आज ध्वनि परिवर्तन की कुछ दिशाओं का अध्ययन किया। सबसे पहला था लोप, जिसके अंतर्गत स्वर लोप, व्यंजन लोप, अक्षर लोप। फिर इसकी भी तीन दिशाएं, आदि स्वर लोप, मध्य स्वर लोप, अंत स्वर लोप, आदि व्यंजन लोप, मध्य व्यंजन लोप, अंत व्यंजन लोप, आदि अक्षर लोप, मध्य अक्षर लोप, अंत अक्षर लोप। फिर आगम, इसमें भी स्वरागम, व्यंजनागम, अक्षरागम, आदि स्वरागम, मध्य स्वरागम, अंत स्वरागम, आदि व्यंजनागम, मध्य व्यंजनागम, अंत व्यंजनागम, आदि अक्षरागम, मध्य अक्षरागम, अंत अक्षरागम। और फिर चौथी दिशा हमने देखी अनुनासिकता, और फिर एक दिशा देखी विपर्य। इसके अलावा भी ध्वनि परिवर्तन की कई दिशाएं हैं। समीकरण, विषमीकरण, मात्रा भेद, घोषीकरण, अघोषीकरण, अपश्रुति। इन दिशाओं की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आशा है आपने इन दिशाओं की चर्चा का आनंद लिया होगा, समझा होगा। पिछली चर्चाओं में जो शंकाएं उठी थीं वो शंकाएं आपने मुझ तक पहुंचाई और मैंने यथाशक्ति उसका उत्तर दिया। मुझे खुशी होगी कि यदि इसमें भी कोई शंका हो तो आप ज़रूर मुझसे साझा करें। आशा है कि आप इस अवधि में खूब अध्ययन कर रहे होंगे। आप सबको मेरी शुभकामनाएं।